तो फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने समाज चैप्टर शुरू किया था और कल समाज क्या है, एक समाज, इस पे बात हो गई थी। आज उसके आगे हम लोग शुरू करते हैं। तो समाज, इसकी परिभाषाएं, इसकी विशेषताएं हम लोगों ने कल देख ली थी। ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। और इसके बाद हम लोगों ने जनजाति समाज पे बात की, एक समाज की विशेषताएं, क्लासिफिकेशन समाज का, जनजाति समाज, ट्राइबल सोसाइटी, इस पे बात कर ली थी। और इनका कल काफ़ी काम हो गया था। भारत में जनजातियों का वर्गीकरण, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। जनजातियों से संबंधित कुछ अध्ययन थे, इनकी किताबों के नाम और इनके विषय में महत्वपूर्ण तथ्य। युवा ग्रह के बारे में बात हो गई थी, वेरी रेलेवेंट। अब आज बात करते हैं कृषक समाज, पीजेंट सोसाइटी। तो कृषक समाज की अवधारणा, ये यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि कृषक समाज की अवधारणा किसने दी। तो ये अवधारणा जो है, रॉबर्ट रेडफील्ड ने ये अवधारणा दी, अमेरिकी मानवशास्त्री थे। रॉबर्ट रेडफील्ड, मैक्सिको के टिपोजलान गांव है एक, टिपोजलान, इस गांव का अध्ययन इन्होंने 1930 में किया था और इनकी किताब है टिपोजलान, लाइफ ए मैक्सिकन विलेज, 1930 में लिखी गई थी किताब। तो इस गांव में इन्होंने जो अध्ययन किया है, वहाँ से कई सारी अवधारणाएं निकली हैं, वो अवधारणाएं पूछी जाती हैं। तो कृषक समाज की अवधारणा तो निकली, इसके अलावा इन्होंने लोक समाज, फोक सोसाइटी, और इन्होंने लोक नगरीय निरंतरता, ग्रामीण समाज का शहरी समाज में बदलना, कंटिन्यूम, फोक अर्बन कंटिन्यूम, इसके अलावा और 1955 में इन्होंने एक अपनी दूसरी किताब लिखी, लिटिल कम्युनिटी। वहाँ पे इन्होंने लिटिल कम्युनिटी की अवधारणा दी। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, लिटिल कम्युनिटी। रॉबर्ट रेडफील्ड ने बताया कि ग्रामीण लोग वे लोग हैं जो जीवन निर्वाह के लिए भूमि को जोतते हैं एवं उस पर नियंत्रण बनाए रखते हैं। कृषि जिनके जीवन के परंपरागत तरीके का एक भाग है। जो कुलीन वर्ग या नगरी लोगों की ओर देखते हैं और उनसे प्रभावित होते हैं, जिनके जीवन का ढंग उन्हीं के समान या उनसे कुछ सभ्य प्रकार का है, ये इनकी डेफिनेशन है, पूछी जाती है। तो इन्होंने जो है इसके अलावा एल क्रोवर ने कहा, कृषक समाज मध्य वर्गीय स्थिति में है। इसके एक और जनजाति समाज है और दूसरी ओर नगरी समाज, यानी ट्राइबल कम्युनिटी, कृषक समाज, औद्योगिक समाज। इसके एक और जनजाति समाज है और एक और औद्योगिक समाज है। ये इन्होंने विशेषताएं बताई हैं, यहाँ से पूछा जाता है 5 विशेषताएं कृषक समाज की। कृषक समाज अपेक्षाकृत एक समरूप समाज है। होमोजेनिटी, होमोजेनिटी शब्द कई बार आएगा आगे, हेट्रोजेनिटी और होमोजेनिटी, यानी जो ग्रामीण समाज होते हैं, जनजाति समाज,
वहाँ के लोगों का जो जीवन स्तर है वो लगभग एक समान होता है सबका। उनको देख के आप ऊंच नीच का पता नहीं लगा सकते। तो इनका जीवन स्तर, उनके रहन सहन का तरीका लगभग एक समान होता है, इसलिए उनको होमोजेनिटी कहते हैं। ये ग्रामीण समाज, जनजाति समाज की विशेषता है, यानी जो सरल समाज है उनकी विशेषता है होमोजेनिटी। शहरी समाज की विशेषता हेट्रोजेनिटी। इसके सदस्य अपना जीवन यापन भूमि जोत कर करते हैं, उस पर नियंत्रण करते हैं। अविभेदीकृत अस्त्रीकृत समुदाय है। ये एक डिबेट का प्रश्न है, इस पर भी बात करते हैं। कृषक समाज नगरों या कस्बों के कुलीन वर्ग से भिन्न है, यद्यपि उनसे अनेक क्षेत्रों में प्रभावित होता है। आर्थिक आधार पर कृषक समाज अन्य समाजों से भिन्नता लिए हुए है। दूसरी तरफ नगरीय समाज की इन्होंने विशेषताएं दी। इसमें लैक ऑफ आइसोलेशन है, विषम रूपता हेट्रोजेनिटी है, सामाजिक विघटन, सेकुलराइजेशन, इंडिविजुअलिज्म, घनिष्ठता का अभाव, अनामपन यानी लैक ऑफ नोइंगनेस। अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली है कि स्तरीकरण, ये फैक्ट ये थोड़ा समझ लीजिए। स्तरीकरण, एक क्वेश्चन आता है कि स्तरीकरण की शुरुआत कब हुई, निम्न में से कब हुई, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। तो आपके समाज के चार वो देंगे, जनजाति समाज, कृषक समाज, औद्योगिक समाज और उत्तर औद्योगिक समाज। स्तरीकरण स्ट्रेटिफिकेशन, स्तरीकरण का मतलब क्या है, यानी ऊंच और नीच की भावना, कोई ऊंचा है कोई नीचा है। तो ये सवाल आता है स्तरीकरण कब शुरू हुआ, किन समाजों में शुरू हुआ सबसे पहले। तो इसका जैसे अगर क्वेश्चन आता है कि जनजातीय समाज, कृषक समाज, औद्योगिक समाज, ट्राइबल सोसाइटी, पीजेंट सोसाइटी, एग्रेरियन सोसाइटी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, तो इनमें से किस में आएगा। तो स्तरीकरण की शुरुआत कहाँ से होती है, स्तरीकरण की शुरुआत कृषक समाज से होती है, एग्रेरियन सोसाइटी से। ये ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि जनजाति समाज जो है ये पूरी तरह से होमोजेनस होता है, इसमें स्तरीकरण नहीं पाया जाता है, एकदम क्लियर है। इसकी शुरुआत सबसे पहले होती है कृषक समाज में। तो कृषक समाज या ग्रामीण समाज कह लीजिए, इसकी शुरुआत, और जैसे जैसे समाज ऊपर बढ़ता जाएगा उत्तरोत्तर, यानी इसके बाद इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, शहरी समाज कह सकते हैं आपको, आधुनिक और मॉडर्न सोसाइटी है, वेस्टर्न सोसाइटी। जितने ज़्यादा ऊपर जाएंगे हायरार्की में उतना ही स्तरीकरण और ज़्यादा होगा। सर्वाधिक कहाँ होगा, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में। तो ये चीज़ जो है समझने वाली है कि स्तरीकरण की शुरुआत करें। तो रॉडफील्ड ने ये कहा कि कृषक समाज अविभेदीकृत अस्त्रीकृत है। इन्होंने कहा कि यहाँ पर स्तरीकरण नहीं है। जनरली उन समाजों में स्तरीकरण नहीं पाया जाता, बहुत सरल प्रकृति के होते हैं। तो जो सवाल आएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, एक तो ये सवाल होगा कि निम्न में से किन में पाया जाता है या कहाँ से इसकी शुरुआत मानी जाएगी, तो वो एग्रेरियन सोसाइटी से मानी जाएगी। अब जो रॉबर्ट रेडफील्ड का अध्ययन है, इन्होंने जो विशेषता बताई, इनके अकॉर्डिंग टू हिम, ये आपको याद रखना है, इन्होंने कहा है कि अविभेदीकृत और अस्त्रीकृत समुदाय होता है, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट रेडफील्ड। इन्होंने इसी जगह पर एक लिटिल कम्युनिटी का अध्ययन किया
इसकी इन्होंने 4 विशेषताएं बताई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम लोग कम्युनिटी वाले चैप्टर में भी देखेंगे इसको। ये विशेषताएं, पृथक्करण, इन्होंने वहाँ पर जो एक छोटे छोटे समुदाय जिनके बिखरे हुए घर थे दूर दराज के क्षेत्रों में, और बहुत छोटी संख्या है, वो मेन स्ट्रीम से जो मुख्य धारा के शहर होते हैं या गांव होते हैं उनसे दूर दराज छिटके हुए, जो किसी कारण बस अलग थलग पड़ गए थे, उनसे उनका कट ऑफ हो गया था, ऐसे बहुत सारे गांव होते हैं। जैसे आप कभी हिमाचल प्रदेश या मनाली की तरफ जाएं तो आपको रास्ते में दिखेगा कि नदी पार करके लोग छोटे छोटे, उससे उनका जो वो ट्रामे होती है जिनको हाथ से खींचते हैं, और वो किसी तरह से उसमें एक टोकरी टाइप का बना लेते, उसको खींच खींच के ऊपर चढ़ते हैं वो लोग, यानी उनके पास पहुंचने का और कोई दूसरा माध्यम नहीं है। रस्सी के सहारे एक छोटी सी, मतलब जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति कुछ सामान रख के एक हाथ से खींचता है वो, और खुद ही अकेले अपने आप को ऊपर ले जाता है व्यक्ति। सोचिए कितना कठिन जीवन है। तो बहुत संघर्ष के बाद दूसरी जगह ये लोग कम्युनिकेट कर पाते होंगे। तो जब उन्होंने लिखा उस ज़माने में, ये तो मैं आज की बात बता रहा हूँ, पिछले 2 साल पहले जब मैं गया था, सोचिए 1930 में उन्होंने जिस जगह को देखा होगा, जिसको उन्होंने लिटिल कम्युनिटी कहा, तो वो बहुत छोटा सा और पूरी तरीके से आत्मनिर्भर गांव, यानी उन्हें बाहर के लोगों से कोई संपर्क रखने की ज़रूरत नहीं थी। तो उस समाज की उन्होंने 4 विशेषताएं बताई। एक तो उन्होंने कहा कि वो आइसोलेटेड होते हैं, आइसोलेशन, होमोजेनिटी, डिस्टिंक्टिवनेस, विशिष्टता। विशिष्टता कहते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर जगह की विशेषता होती है जो कहीं और नहीं पाई जाती, तो वो वहाँ की विशिष्टता है। जैसे अलग अलग एरिया वाइज कहीं की कोई मिठाई पसंद होती है, फिरोजाबाद चूड़ी उद्योग है, चूड़ी के लिए जाना जाता है, तो वहाँ की विशेषता है ये। इसी तरीके से अलीगढ़ तालों के लिए जाना जाता है, लॉक, है ना। मेरठ स्पोर्ट्स गुड्स के लिए जाना जाता है, आगरा है, पेठा उद्योग है। तो इस तरह से ये विशेषता है वहाँ की, स्पेसिफिक है। तो ये होमोजेनिटी, डिस्टिंक्टिवनेस हो गया। और नेक्स्ट है आत्मनिर्भरता, सेल्फ सफिशिएंसी। आत्मनिर्भर वो समाज होते हैं जिनको किसी बाहरी समाज पर निर्भर नहीं रहना होता है, या बाहरी समाज पर निर्भर नहीं होते हैं, सारी अपनी ज़रूरतें आपस में पूरी कर लेते हैं। तो ये जो आइसोलेशन, लैक ऑफ आइसोलेशन, ये जो विशेषता है, इसके अलावा मेरे ख्याल से लघु समुदाय की ये विशेषता, स्मॉल इन साइज, एक विशेषता और है समूह का छोटा आकार। छोटा आकार, इनका छोटा आकार भी होता है, स्मॉल इन साइज। तो इसमें एक आप याद रखिएगा, ये रेडफील्ड ने कृषक समाज की विशेषताएं बताई, ये नगरी समाज की विशेषताएं बताई, ये लघु समुदाय की विशेषताएं बताई। तो यहाँ से इनको आप नोट कर लीजिएगा। ब्रजराज चौहान, इन्होंने कृषक समाज की 3 विशेषताएं बताई हैं। ये लोग अथक परिश्रमी होते हैं, मितव्ययी होते हैं। मितव्ययी का मतलब होता है कम खर्च करने वाले, कंजूस नहीं। कंजूस और मितव्ययी में थोड़ा अंतर होता है। अपनी आवश्यकताओं को सीमित संसाधनों के साथ पूर्ति करना, कम खर्चे में काम चलाना,
सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। टी.एन. धनाग्रे, इन्होंने 5 विशेषताएं बताई हैं। लैंडलॉर्ड, 5 श्रेणियां बताई इन्होंने, कैटेगरी। तो इन्होंने एक तो लैंडलॉर्ड, धनी कृषक, मध्यवर्गीय कृषक, निर्धन किसान, भूमिहीन खेती और मजदूर। इसके अलावा जो इन्होंने पीजेंट एंड पीजेंट सोसाइटी 1971 की किताब है, थियोडोर टोनीज, इस पे इन्होंने 4 विशेषताएं बताई हैं। कृषक परिवार का खेत बहुआयामी सामाजिक संगठन की मौलिक इकाई के रूप में, बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन की एक मौलिक इकाई है। क्या मतलब हुआ इसका? जो उनका खेत होता है वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन की एक मौलिक इकाई, यानी खेत में सब लोग एक साथ काम करते हैं, तो वो खेत उनको यूनिट, मतलब उनको एक यूनिट में बांध के रखता है, एक इकाई के रूप में बांध के रखता है, उसी पर सब कुछ निर्भर होता है, इसलिए उन्होंने ये कहा। नेक्स्ट, भूमि पर कृषि का जीवन निर्वाह के प्रमुख साधन के रूप में, यानी जो जीवन निर्वाह का साधन है, मेन साधन उनका वो कृषि होता है। कृषक समाज में छोटे समुदाय के जीवन यापन के तरीके से संबंधित विशिष्ट पारंपरिक संस्कृति के संबंध में बाहरी लोगों द्वारा कृषक पर प्रभुत्व, ये उन्होंने एक नई टाइप की विशेषता बताई है। तो अब यहाँ पर एक चीज आती है कि कृषक समाज का टिपोजलान गांव का पुनः अध्ययन किसने किया। एक सवाल पूछा जाता है कि जो रेडफील्ड ने उस गांव का अध्ययन किया था कि वहाँ पर ऐसा होता है, ऐसा होता है, लिटिल कम्युनिटी के बारे में जो बताया, तो लोगों में उत्सुकता हुई जानने की। तो 1951 में इसी गांव का दोबारा अध्ययन ऑस्कर लेविस ने किया और उन्होंने उन पहलुओं का अध्ययन किया जिन्हें रेडफील्ड ने छोड़ दिया था, जैसे अर्थव्यवस्था, जनसंख्या, राजनीति, उन समाजों में क्या क्या समस्याएं हैं, जैसे तनाव, संघर्ष, गरीबी, विघटन जैसे तत्व, इनको रेडफील्ड ने नज़रअंदाज किया था और उन्होंने जो एकल आवास, दूर दराज छिटके हुए समाज की अवधारणा को भी नकारा। तो एक सवाल ये पूछा जाता है कि रेडफील्ड के बाद टिपोजलान गांव का दोबारा अध्ययन किसने किया? तो जवाब है ऑस्कर लेविस। दूसरा, आंधे वेत्ते जो हैं, इन्होंने तमिलनाडु में, भारत में तमिलनाडु में तंजौर जिले के एक अग्रहारम गांव, जिसे बाद में इन्होंने श्रीपुरम के नाम से जाना जाता। ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन कि अग्रहारम या श्रीपुरम का अध्ययन किसने किया? तो वो आंध्र वेत्ते ने किया है। और इन्होंने कृषक समाज की रेडफील्ड की जो अवधारणा है उस पर 2 प्रश्न चिन्ह लगाए। पहला, इन्होंने कहा कि रेडफील्ड ने कृषक समाज को एक अवशिष्ट श्रेणी, रेजिडुअल कैटेगरी माना है, अर्थात ग्रामीण समाज से जनजाति समाज को निकालने पे जो कुछ बचता है उसको इन्होंने कृषक समाज कह दिया, जो कि गलत है, ये नहीं मानते। दूसरा, इन्होंने कहा भारत के गैर जनजाति गांव इतने अधिक स्तरीकृत हैं, स्ट्रेटिफाइड हैं, कि उन्हें रेडफील्ड के विचारों पर के आधार पर कृषक समाज नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा था वहाँ स्तरीकरण नहीं होता, लेकिन इन्होंने कहा कि वहाँ पर स्तरीकरण, भारत के कई सारे गांव में स्तरीकरण होता है। तो इससे ये डिफर है। किसने अध्ययन किया भारत में? आंध्र वेत्ते ने। ठीक है, आंध्र वेत्ते कहते हैं कि श्रीपुरम एक ऐसा गांव है जिसे कृषक गांव नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि
जो रेडफील्ड ने विशेषताएं बताई कृषक समाज की वो यहाँ नहीं पाई जाती। अब इनका भी काउंटर किया है गिलबर्ट एंटनी ने। गिलबर्ट एंटनी ने तंजौर जिले के एक अन्य गांव, मतलब जिला वही है, ये भी तंजौर ये भी तंजौर, लेकिन यहाँ पे गांव का नाम है किला उलूर। किला उलूर गांव है, इसका अध्ययन किया है गिलबर्ट एंटनी ने, और इसमें इन्होंने श्रीपुरम गांव की जो विशेषताएं हैं उससे विपरीत विशेषताएं पाई। विपरीत का मतलब क्या हो गया कि जो रेडफील्ड ने विशेषताएं बताई थी वही लगभग इन्होंने बताई। तो इन्होंने काउंटर किया है आंद्रेवेत्य को, आंद्रेवेत्य ने काउंटर किया है रेडफील्ड को, दो आधार पर। ओके, अब एक क्वेश्चन आता है जहां से ये एक क्लासिफिकेशन है जो पूछा जाता है। इस क्लासिफिकेशन में ये दो लोगों का है और दोनों ने ही अपने किसान, इसमें मालिक, किसान और मजदूर बन गया। मालिक, किसान और मजदूर में बांटा है। अच्छा, ये इस पेज पे आ गया मजदूर तीसरा। तो मजदूर में देखिए, इसको ध्यान से देख लेना। आंद्रे वेते ने भारतीय किसान की तीन श्रेणियां बताई, मालिक, किसान और मजदूर। और डेनियल थार्नर के अनुसार इन्होंने भी तीन श्रेणियां बताई, मालिक, किसान, मजदूर, यानी लैंडलॉर्ड, पीजेंट। तो इनकी जो सब डिवीजन है उसमें थोड़ा सा अंतर है। इन्होंने स्पेशली भारतीय किसान के संदर्भ में बताए और इन्होंने जनरल जनरल कैटेगराइजेशन किया है तीन भागों में। इन्होंने मालिक में रखा जमींदार और धनी भूपति। लैंडलॉर्ड मालिक हो गए, तो उसमें दो, एक तो जमींदार और एक धनी, ऐसे लोग जिनके पास जो रिच हैं मतलब। और इन्होंने इसमें रखा है जमींदार, भूपति, बड़ा आसामी, छोटा आसामी। इनके सब डिवीजन अंतर है। किसान, पट्टेदार, बटाईदार, किराएदार। पट्टेदार वो होते हैं जिन्हें कुछ साल के लिए पट्टे पे दे दी गई जमीन कि आप जोतिए और इसका इतना किराया दीजिए। बटाईदार वो होते हैं जो आधी आधी बटाई करते हैं, जैसे जिस किसी के पास जमीन है और किसी के पास जमीन नहीं है। जिसके पास जमीन नहीं है वो जमीन बटाईदारी कर लेते। आज भी गांव में देखा जाता है कि इसमें जिसके पास जमीन है और वो उसके पास लेबर है, तो लेबर उसकी, जमीन उसकी। बाकी जो उसमें लागत लगेगी, जैसे पानी लगता है, खाद, बीज, इन सबको हाफ हाफ बांट लिया जाएगा। और जब फसल तैयार होगी तो उसको आधा आधा कर लिया जाएगा। उसमें मजदूरी का पैसा, जो मजदूर काम करेगा किसान, उसका पैसा नहीं दिया जाएगा क्योंकि उसके बदले में लैंड है। बाकी चीज़ें आधी आधी हो जाती हैं। किराएदार, किराएदार का मतलब है कि एक साल के लिए जैसे उन्होंने पूरी ज़मीन ले ली कि इतने इतने पैसे हम आपको देंगे, ये ज़मीन हमें दे दीजिए, तो वो पूरी उठा दी जाती है एक वर्ष के लिए। इन्होंने छोटे भूस्वामी, बड़े आसामी, तो इनका जो सब डिवीजन है उसे आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी मालिक, किसान, मजदूर तीनों ने एक ही बात कही, तो कन्फ्यूजन ना हो, इस पे ध्यान रखिएगा। मजदूर इन्होंने हलवाहा, दिहाड़ी श्रमिक, घुमंतु श्रमिक। दिहाड़ी श्रमिक वो होते हैं जो
दिन के हिसाब से मजदूरी लेते, घुमंतु तो आज यहाँ काम कर रहे हैं, कल वहाँ काम, जहाँ ठहरते वहीं काम करते रहते हैं। तो इस तरीके से ये इनका वर्णन है। एक स्टेटमेंट है कार्ल मार्क्स का, कृषक आलू के बोरे में आलू के समान है। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि कार्ल मार्क्स कहना तो ये चाहते थे कि जो किसान होता है वो आलू खाता है ज़्यादा, और आलू की तासीर ठंडी होती है, तो जो क्रांति होती है उसके लिए गर्म तासीर वाले व्यक्ति चाहिए, तो किसान जो है क्रांति नहीं कर सकता, ये कहना चाहते थे। मोटा मोटा भाव था उनका। आलू के बोरे में आलू के समान है। किसान जनरली क्रांति नहीं कर पाते हैं। ये कृषक समाज और लघु समुदाय में कंपैरिजन दिया है। इसका आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है, इसका छोटा होता है। हम भावना सदैव आवश्यक नहीं, इसमें हम भावना प्रबल होती है। कृषक समाज में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक भिन्नताएं पाई जाती हैं, इसमें समजातीयता, होमोजेनिटी पाई जाती है। कृषक समाज में आत्मनिर्भरता आवश्यक नहीं है, जबकि इसमें आत्मनिर्भरता बताई गई है। अपेक्षाकृत नवीन है, ये प्राचीन है। परिवर्तनशील है, ये परंपरावादी अपरिवर्तनशील है। ये सापेक्ष अवधारणा है। सापेक्ष अवधारणा का मतलब होता है कि अलग अलग जगह के किसान अलग अलग तरीके से होते हैं। तो कहीं रिच किसान है, जैसे पंजाब के फार्मर जो हैं वो रिच हैं, उत्तर प्रदेश के उस तरह से नहीं है, है ना, पूर्वांचल में और उस तरह से नहीं है। तो ये एक सापेक्ष अवधारणा, इनकी एक डेफिनेशन नहीं, किसान ये होता है। अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से इनकी विशेषताएं हैं। लेकिन जो लिटिल कम्युनिटी बताया वो उन्होंने, उसकी एक अवधारणा जो है वो सार्वभौमिक है, जहाँ वो आइसोलेटेड लोग होंगे वो एक जैसे होंगे। क्योंकि बाहरी, जैसे टिपुजलान गांव में इन्होंने बताया लिटिल कम्युनिटी का अध्ययन करके, और इस तरह के उदाहरण भारत में जो अंडमान निकोबार की जनजातियां हैं वो आज भी एकदम आइसोलेटेड हैं, वो सारी की सारी इसी कैटेगरी में आएंगी। उनको बाहर से कोई मतलब नहीं है, कोई भी संपर्क उनका बाहरी समाज से नहीं है। तो जब आप बाहरी समाज से संपर्क नहीं रखेंगे, इसका मतलब अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आप सेल्फ सफिशिएंट हैं, सेल्फ सफिशिएंसी उनके यहाँ है, और उनको बाहर के लोगों की ज़रूरत नहीं है। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। कार्ल मार्क्स के अनुसार किसान एक आलू के बोरे में आलू के समान है। मार्क्स ने दो प्रकार के कृषकों की बात की, क्रांतिकारी और प्रबुद्ध कृषक जो भविष्य की ओर देखते हैं, और दूसरा रूढ़िवादी तथा अंधविश्वासी कृषक जो केवल अतीत की ओर देखते हैं। लेनिन ने कृषक को समृद्ध कृषक, मध्यवर्गीय कृषक और निर्धन कृषक में विभाजित किया। सुनील सेन ने समृद्ध, मध्यवर्गीय, गरीब, भूमिहीन कृषक का जिक्र किया। अशोक रुद्र ने भारतीय कृषक समाज को दो भागों में बांटा, बड़े भूस्वामी और कृषक श्रमिक। मैक्यूम मेरिट ने उत्तर प्रदेश की किसानगढ़ी का अध्ययन किया तथा अपनी पुस्तक विलेज इंडिया में संपूर्ण भारत के संदर्भ में एक सार्वभौमिकीकरण और स्थानीयकरण की अवधारणा दी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये दो कॉन्सेप्ट जो है कई बार पूछे गए हैं। मैक्यूम मेरिट, इनका नाम याद रखिए, इनकी किताब का नाम याद रखिए, विलेज इंडिया। इंडियन विलेज एम.एन. श्रीनिवास की है, विलेज इंडिया इनकी है। तो विलेज इंडिया, विलेज इंडिया, ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है, कई बार पूछी गई, मैचिंग में आती है, क्रॉस में। तो अब ये समझ लीजिए थोड़ा सा, सार्वभौमिकीकरण और स्थानीयकरण। मैक्यूम मेरिट ने ये अवधारणा विलेज इंडिया में प्रस्तुत की, और उन्होंने ये कहा कि सार्वभौमिकीकरण और स्थानीयकरण, इसमें एक चीज और ध्यान रखना, यूनिवर्सलाइजेशन तो क्लियर है,
लेकिन हिंदी में इसे स्थानीकरण कहते हैं और इंग्लिश में पेरियोक्लाइजेशन। इसका इंग्लिश शब्द याद रखना, उसी से पकड़ में आएगी, नहीं तो अगर इसकी हिंदी कुछ इंग्लिश कुछ और है वहीं से क्वेश्चन गलत हो। कैसे, अब आप समझ लीजिए है क्या। यानी दो शब्द हैं, एक है लघु परंपरा और एक है बृहद परंपरा। लिटिल ट्रेडिशन और ग्रेट ट्रेडिशन। लिटिल ट्रेडिशन ग्रेट ट्रेडिशन के संदर्भ में इन्होंने परंपरा दी। यानी इन्होंने कहा कि कुछ परंपराएं ऐसी हैं जो स्थानीय होते हुए भी दूर तक फैल जाती हैं और सभी समाजों में फैल जाती हैं, और इस तरीके से वो स्थानीय परंपरा जब बड़े समाज में फैल जाती है तो उसका सार्वभौमिकीकरण हो जाता है। और वहीं जो यानी लघु परंपरा जो है वो बृहद परंपरा में बदल जाती है, तो इसको कहते हैं सार्वभौमिकीकरण। और वहीं कोई बृहद परंपरा लघु परंपरा में जब बदलती है तो वो पेरियोकलाइजेशन है, स्थानीकरण। जैसे उदाहरण के लिए कोई मान लीजिए कोई लघु परंपरा है तो वो यहाँ से चली लघु परंपरा और ये हो गई बृहद परंपरा। किसी छोटी परंपरा का बड़ी परंपरा में बदल जाना सार्वभौमिकीकरण कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि इडली डोसा जो है मान लीजिए साउथ इंडियन फूड है, साउथ इंडिया का है, लेकिन वो फैलते फैलते आजकल हर जगह पाया जाता है, पूरे भारत में कहीं भी, नॉर्थ से लेकर साउथ तक। तो ये एक लिटिल ट्रेडिशन ग्रेट ट्रेडिशन में बदलना है। इसको अकॉर्डिंग टू मैकियमेरिट ये सार्वभौमिकीकरण है। दूसरी तरफ किसी बड़ी परंपरा का स्थानीयकरण, यानी कोई परंपरा बृहद रूप में है और वो धीरे 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 साम्राज्य होकर किसी एक क्षेत्र विशेष में सिमट के रह जाती। बहुत सारे त्यौहार हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अब हर जगह नहीं मनाई जाती हैं। तो इसको इन्होंने स्थानीयकरण कहा है। मैकियमेरिट इन्होंने एक पूजा का जिक्र किया है जो कुछ समाजों में होती थी, और कहाँ का अध्ययन है इनका, उत्तर प्रदेश के किसानगढ़ी का अध्ययन है। जब हम लोग थिंकर पे बात करेंगे तब इस पे और बात करेंगे। वो परंपरा जो है बड़े पैमाने पे पहले मनाई जाती थी, गोवर्धन पूजा है या इस तरीके की चीज़ें, तो वो लोकलाइज हो गई हैं, एक पर्टिकुलर क्षेत्र में मनाई जाती हैं। नेक्स्ट, कृषक समाज से संबंधित अध्ययनकर्ता आंद्रे वेत्ते ने अग्रहम श्रीपुरम तंजौर जिला, ये कई बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। गिलबर्ट एंटनी ने किलाउर तंजौर जिला,
यहाँ का अध्ययन किया आंध्र बेते का काउंटर करने के लिए। रेडफील्ड, टिपूजलान, एम एस श्रीनिवास, मैसूर, रामपुरा, ऑस्कर लिविस, ये मिसप्रिंट है, इसको भी देखेंगे क्या किया। एफ जी, ये रामपुर है, सॉरी। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये रामपुर है और ये रामपुरा है, इसका ध्यान रखना आप। रामपुर, रामपुरा, रामपुरा मैसूर में है गांव, और रामपुर जो है वो उत्तर प्रदेश में है। ऑस्कर लेविस का उत्तर प्रदेश का अध्ययन है, और यहीं पे इन्होंने जजमानी प्रथा का अध्ययन किया, इस पर बताएंगे हम। एफ जी वेली, बिशीपाड़ा, उड़ीसा, विलियम बाजर, करीमपुर, मैनपुरी, टी एन मजूमदार, गांव मोहाना, लखनऊ के पास है ये। एस सी दुबे, शमीरपेट, आंध्र प्रदेश, मैकिम मेरिट, किशनगढ़ी, एलन व्हील्स, नामहाली, मैसूर, और कैथरीन गप, कुम्बापेटी। तो ये अक्सर मैचिंग में आता है, क्रॉस अध्ययन करता एक तरफ होंगे और एक तरफ उनके स्थान के नाम होंगे, आपको मैच करके लगाना होगा। तो इन्हीं में से अक्सर आ जाता है, इससे बाहर नहीं आता है। आप देख लीजिए, सारी लिस्ट हमने यहाँ दे दी। तो ये आपका कृषक समाज खत्म, इससे इसी के अंदर ज़्यादातर चीज़ें आ जाती हैं। अध्ययन से संबंधित किसने कहाँ का अध्ययन किया,